ही नहीं हो रही। हमें यहाँ से पढ़ना शुरू करना है ना, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स बाय ऑडिटर। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स बाय ऑडिटर सबसेक्शन 12, 13 and 15 read with rule 13 of the company's audit and auditors rule 2014. fraud involving amount of 1 crore or more। जो ऑडिटर को ऑडिट करते टाइम अगर कुछ फ्रॉड का पता लगता है, ठीक है, वैसे तो फ्रॉड आइडेंटिफाई करना ऑडिटर के स्कोप में नहीं आता, ठीक है, बट अगर ऑडिटर को कोई किसी फ्रॉड के बारे में पता लगता है तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस फ्रॉड को रिपोर्ट करना, ठीक। अब इसको ना हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक, फ्रॉड का अमाउंट अगर 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है। दूसरा, अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ रुपए या उससे 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ और मोर, या फिर लेस देन 1 करोड़। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ 1 करोड़ और मोर। चलिए ये बंद कर दोगे। Notwithstanding anything contained in this section, if an auditor of a company in the course of the performance of his duties as auditor has reason to believe that an offence involving fraud, which involves or is expected to involve individually an amount of rupees 1 crore or above, is being or has been committed against the company by officers or employees of the company, he shall immediately report the matter to CG, central government, within the prescribed time, within such time and in such manner as may be prescribed। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है और ऑडिटर को लगता है, हैज़ अ रीज़न टू बिलीव कि ऑफेंस हुआ है इन्वॉल्विंग फ्रॉड और उसका अमाउंट 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसको वो फ्रॉड इमीडिएटली रिपोर्ट करना होगा, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, विद इन सच टाइम एंड सच मैनर। विद इन सच टाइम क्या होता है, नॉट लेटर देन 2 days। देखो पढ़ते हैं हम। इन दिस रिगार्ड रूल 13 सब रूल 2, the auditor shall report the matter to CG in following manner। तो मैनर हमारा कहाँ लिखा है, रूल 13 में। the auditor shall report the matter to the board or the audit committee as the case may be immediately but not later than 2 days of his knowledge of fraud, seeking their reply or observations within 45 days। तो ऑडिटर का क्या काम है, उसको रिपोर्ट करना है द मैटर टू द बोर्ड और ऑडिट कमिटी एज द केस में भी इमीडिएटली, किस 2 दिन से ज़्यादा नहीं, जैसे ही उसको नॉलेज। 1 सेकेंड होल्ड। हाँ, तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा किसको, मैटर, बोर्ड को या फिर ऑडिट कमिटी को, एज द केस में भी इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days। तो ऑडिटर को रिपोर्ट करने के लिए कितना टाइम होता है, 2 दिन का टाइम होता है, और फिर वो रिप्लाई का वेट करता है, किससे, बोर्ड से, ऑडिट कमिटी से। कितने दिन में रिप्लाई करेंगे वो, 45 days में। ऑन रिसीट ऑफ सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन द ऑडिटर शैल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट and the reply or observations of board or audit committee along with his comment to central government within 15 days from the date of receipt of such reply or observation। In case the auditor fails to get a reply or observation from the board or audit committee within the stipulated period of 45 days, he shall forward his report to CG along with the note containing the details of his report that was earlier
forwarded to the board or audit committee for which he has not received any reply or observation. The report shall be sent to Secretary MCA in a sealed cover by registered post with acknowledgement due or by speed post followed by an email in confirmation of the same. The report shall be on letterhead of the auditor containing postal address, email address, contact telephone number or mobile number and be signed by auditor with his seal and shall indicate his membership number, and the report shall be in form of statement as specified in form ADT 4. क्या है हमारा पूरा प्रोसीजर? ऑडिटर को किसी फ्रॉड के बारे में पता लगा ऑडिट करते टाइम, और वो फ्रॉड कैसा फ्रॉड है? 1 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा अमाउंट का, ठीक है, 1 करोड़ और मोर। उसके बाद ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ऑडिटर रिपोर्ट करेगा इस चीज़ के बारे में, किसको? या तो बोर्ड को या फिर ऑडिट कमेटी को, क्योंकि किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी होती है, किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं होती, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड के पास होती है। तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा विद नॉट लेटर देन 2 डेज किसके पास? बोर्ड को या फिर ऑडिट कमेटी को, और फिर वहाँ से विद इन 45 डेज एक रिप्लाई या फिर ऑब्जर्वेशन आएगा, ठीक। फिर उस रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन को किसको भेजना है हमें? सीजी को विद इन 15 डेज ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन। तो जब भी ये रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन रिसीव होता है उसके 15 दिन में हम रिपोर्ट किसको भेजेंगे? सीजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इन केस द ऑडिटर फेल्स, अगर ऑडिटर को ये वाला रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन रिसीव नहीं होता है तो ऑडिटर फ्रॉम द बोर्ड और ऑडिट कमेटी विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज ही शैल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट। तो उसको अपनी ही रिपोर्ट सीजी को फॉरवर्ड करनी है अलॉन्ग विद द नोट, साथ में वो ये नोट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ हिज रिपोर्ट दैट वाज अर्लियर फॉरवर्डेड टू बोर्ड और ऑडिट कमेटी फॉर विच ही हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन। तो सीधा ऑडिटर का क्या काम है? उसको रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन रिसीव नहीं हुआ तो उसके बाद ऑडिटर सीजी के पास अपनी रिपोर्ट भी भेजेगा जो उसने यहाँ पर भेजी थी, बोर्ड और ऑडिट कमेटी को भेजी थी, और पूरा का पूरा मैटर सीजी को बताएगा। द रिपोर्ट शैल बी सेंड टू सेक्रेटरी ऑफ MCA इन अ सील्ड कवर। और रिपोर्ट किसको भेजनी है? सेक्रेटरी को, MCA के सेक्रेटरी को एक सील्ड कवर में बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू और बाय स्पीड पोस्ट। या तो वो सील्ड कवर में रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेगा या फिर स्पीड पोस्ट से भेजेगा फॉलोइंग बाय एन ईमेल इन कन्फर्मेशन। साथ में ईमेल भेजने के मतलब साथ में ईमेल भेजा, ईमेल भेजने के साथ पोस्ट भी भेजा। फिर रिपोर्ट शैल बी ऑन लेटर हेड ऑफ ऑडिटर कंटेनिंग पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट फोन नंबर, मोबाइल नंबर। तो रिपोर्ट किस पे बनी होनी चाहिए? ऑडिटर के लेटर हेड पे। ऑडिटर का एक पेज होगा जिसमें ऑडिटर सो एंड सो फर्म्स, ऑडिटर का नाम लिखा होगा, फिर ऑडिटर का ईमेल एड्रेस गिवन होगा, ऑडिटर का मोबाइल नंबर मेंशन होगा, साइन्ड बाय ऑडिटर होगा, सील होगा। तो वो पूरा रिपोर्ट उसका मेंबरशिप नंबर पे उस पर लिखा होगा। फिर उसको भेजना है किसको? रिपोर्ट करना है सीजी को। द रिपोर्ट शैल बी इन फॉर्म ADT 4। क्या डाउट है इसमें? समझ में आया? प्रिया और बुलबुल? यस मैम। यस मैम। यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में कोई नहीं है। सलोनी तो आई थी। सलोनी चली गई। क्यों? उस किसी की तबीयत खराब थी उसके वहाँ पे पीजी में कुछ बोल रही थी। अच्छा हाँ। अरे क्या कहते हैं, मेरी ना एक्चुअली आज अकाउंट्स की क्लास थी, वो अभी ख़त्म हुई है 1:30 बजे, फिर मैं कोचिंग नहीं पहुँच पाती। आपकी अकाउंट्स की क्लास वैसे नहीं होती और ऑनलाइन नहीं? मेरी रिकॉर्डेड। आज प्रवीण शर्मा सर ने ना वो रखा था, मतलब उनका सिलेबस खत्म हो चुका है तो आज सर ने डाउट क्लास रखी थी लाइव अच्छा। सेशन में। तो मेरे को उसमें अमेलगमेशन में डाउट्स थे तो इसलिए मेरे को रुकना पड़ा और अटेंड करनी पड़ी। अच्छा ठीक है। तो फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट लेस देन 1 करोड़,
अगर अमाउंट फ्रॉड का अमाउंट क्या होगा 1 करोड़ से कम का होगा, तो हमें रिपोर्ट किसको करना है, ऑडिट कमेटी को या फिर बोर्ड को. In case the fraud involving lesser than an amount of rupees 1 crore, the auditor shall report the matter to audit committee if constituted under section 177 or to the board immediately but not later than 2 days. Time limit वही है, of his knowledge of fraud, and he shall report the matter specifying the following: nature of fraud, approximate amount involved, party involved, disclosure and board report. तो अब यहाँ पर क्या है कि जब हमारा फ्रॉड 1 करोड़ से ज़्यादा या 1 करोड़ का होगा तो हमें बोर्ड को और ऑडिट कमेटी के बताने के बाद हमें सीजी के पास भी लेकर के जाना है वो रिपोर्ट को, ठीक है. लेकिन अगर फ्रॉड का अमाउंट लेस देन 1 करोड़ होगा तो हमारा बोर्ड और ऑडिट कमेटी तक ही पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सीजी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है. रिपोर्ट टू ऑडिट कमेटी और बोर्ड, रीड विद रूल 13 सब रूल 3. इन केस ऑफ फ्रॉड involving lesser than amount of rupees 1 crore, the auditor shall report the matter to audit committee. अगर ऑडिट कमेटी बनी है तो, नहीं तो फिर बोर्ड को इन्फॉर्म करना है नॉट लेटर देन 2 days ऑफ हिज नॉलेज. और रिपोर्ट में हम कौन कौन से मैटर को स्पेसिफाई करेंगे, नेचर ऑफ फ्रॉड, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व, disclosure in board's report. Audit committee of board has disclosed the following details about such fraud reported to them but not to central government, that is when the amount involved is less than 1 crore. In the board's report, nature of fraud with description, approximate amount involved, parties involved, if remedial action not taken and remedial action taken. तो ये सारी चीज़ें, ये चारों पॉइंट हम कहाँ बताएंगे, अपनी बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करेंगे अगर हमारा फ्रॉड क्या है लेस देन 1 करोड़. डन, आगे बढ़े. एक्सेप्शन ऑफ बोनाफाइड फेथ. नो ड्यूटी टू विच एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी में बी सब्जेक्ट टू शैल be regarded as has been contravened by the reasons of his reporting the matter referred to in subsection 12 if it is done in good faith. तो बोनाफाइड फेथ का मतलब है कि अगर कंपनी के ऑडिटर ने सारा काम एक गुड फेथ में किया है तो उसके ऊपर ना कोई ड्यूटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है. नो ड्यूटी टू विच एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी में बी सब्जेक्ट टू शैल बी रिगार्डेड हैज बीन कॉन्ट्रवेन्ड बाय द रीजन of his reporting the matter referred to in subsection 12 if it is done in good faith. तो बस इसमें इतना है कि ऑडिटर के ऊपर देयर विल बी नो ड्यूटी इन्वॉल्व ऑन एन ऑडिटर इफ इट इज डन इन गुड फेथ, बस, ठीक. पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 12. यहाँ पे जो ये पेनल्टी गिवन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. ये वाली पेनल्टी तो याद करके ही जानी है, आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो. एक बार रीड करो. ठीक है, तो पेनल्टी पे कौन कौन लायबल है, ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 अगर लिस्टेड कंपनी के केस में 5 लाख रुपीज और एनी अदर कंपनी के केस में 1 लाख रुपीज. ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया ना. आगे इलस्ट्रेशन 12 ये पढ़ लिया. पढ़ लिया. प्रिया आपने पढ़ लिया? नहीं पढ़ा तो जल्दी पढ़ लो. आगे ये पढ़ते हैं. ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज सबसेक्शन 5, 6 and 7. पावर वेस्टेड टू CAG. Subsection 5 provides that in case of a government company or any other company owned or controlled directly or indirectly by the central government or by any state government or governments or partly by central government or partly by one or more state government, CAG shall appoint the auditor. हमने पहले ही पढ़ा है कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर, CAG अपॉइंट करता है. Direct such auditor the manner in which accounts of the government company are required to be audited and thereupon the auditor so appointed shall submit a copy of audit report to CAG. CAG shall appoint the auditor, direct such auditor the manner in which the accounts of the government company are required to be audited
and thereupon the auditors appointed shall submit the copy of the audit report to CAG. तो CAG अपॉइंट करता है ऑडिटर, डायरेक्ट करेगा ऑडिटर को द मैनर इन विच अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड. ऑडिटर को ये डायरेक्ट करेगा, कौन? CAG डायरेक्ट करेगा कि किस मैनर में उसको अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट करने चाहिए. एंड देयर अपॉन ऑडिटर शैल अपॉइंट, और ऑडिटर ऑडिट करने के बाद किसको कॉपी सबमिट करेगा और रिपोर्ट करेगा? CAG को अपॉइंट करेगा. ये एक्चुअल में हम पढ़ चुके हैं, ये वाली बात रिपीटेड है. आगे, द ऑडिट रिपोर्ट among other things shall include the following: directions if any issued by CAG, action taken thereon and their impact on accounts and financial statement of the company, comment by CAG and supplementary audit. Provide subsection 6 provides that the CAG जा रहे सर आप? कितने बजे तक रुकेंगे यहाँ पे? सर मैं 3 बजे तक, 1 घंटा. बस फिर कोई नहीं है, फिर बंद कर हाँ दीजिए. हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ. ठीक है सर. Subsection 6 provides that the CAG shall within 60 days from the date of receipt of the audit report have a right to conduct a supplementary audit of financial statement of the company by such person or persons as he may authorize in this behalf, and for the purpose of such audit require information or additional information to be furnished to any person or persons so authorized on such matters by such person or persons and in such form CAG may direct and comment upon or supplement such audit report. तो CAG पहले तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, CAG अपॉइंट करेगा ऑडिटर, ऑडिटर को मैनर बताएगा और ऑडिटर फिर CAG को कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा. वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी कि डायरेक्शंस अगर कोई इशू करे CAG ने तो ऑडिट रिपोर्ट में वो आना चाहिए. उस पर क्या क्या एक्शन लिए गए डायरेक्शंस पे वो भी ऑडिट रिपोर्ट में आना चाहिए, और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो भी ऑडिट रिपोर्ट में आना चाहिए. तो ये 3 बातें हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करनी है. फिर उसके बाद CAG कमेंट करेगा या फिर कोई सप्लीमेंट्री अगर कोई एडिशनल ऑडिट उसको करवाना है. सबसेक्शन 6 प्रोवाइड करता है कि CAG शैल विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. जब CAG को ये वाली ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी ना, तो विद इन 60 डेज CAG चाहे तो कंडक्ट, उसके पास राइट है एक सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी बाय सच पर्सन और पर्संस एज ही मे ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ. ठीक है, और फिर उस पे वो कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट. Sorry. Note: any comments given by CAG upon or supplement to the audit report shall be sent by the company to every person entitled to copies of audited financial statements under subsection 136 and also be placed before AGM of the company at the same time and in same manner as the audit report. तो कोई भी कमेंट अगर CAG देता है तो हमें AGM में भी दिखाना होगा, प्लेस बिफोर AGM एट द सेम टाइम एंड सेम मैनर जो कि ऑडिट रिपोर्ट का होता है. ठीक है. टेस्ट ऑडिट द गवर्नमेंट कंपनी और कंपनी कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बाय CAG में if he considers necessary by an order cause test audit to be conducted of the accounts of such company without prejudice to the provisions relating to audit or audit and auditors. तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए अगर CAG चाहता है तो CAG में कंसिडर एक टेस्ट ऑडिट भी वो कर सकता है, लेकिन उससे किसी भी ऑडिट एंड ऑडिटर्स के जितने भी प्रोविजन है, जितने भी हमारे सेक्शंस है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए कोई भी बात. ठीक है. द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19A ऑफ द CAG शैल अप्लाई टू रिपोर्ट ऑफ सच टेस्ट ऑडिट. तो टेस्ट ऑडिट में आप सिंपल क्या लिख सकते हो कि CAG कंसिडर कर सकता है टेस्ट ऑडिट करवाना विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट एंड ऑडिटर्स. बट वहाँ पर टेस्ट ऑडिट कंडक्ट करते टाइम हमारे ऑडिट एंड ऑडिटर्स के जितने भी रूल्स एंड प्रोविजंस है उसके अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए. और द प्रोविजंस हम इस एक्ट के सेक्शन 19A का भी कंप्लाई करेंगे. द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19A ऑफ CAG Act 1971 shall apply to the report of such test audit.
टेस्ट ऑडिट में क्या लिखा है? टेस्ट ऑडिट CAG में कंडक्ट, CAG कंडक्ट करवा सकता है, CAG कंडक्ट करवाएगा, लेकिन विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर्स, और साथ में वो अप्लाई करेगा अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए कौन सा प्रोविजन? सेक्शन 19A ऑफ CAG एक्ट। ठीक है, याद नहीं होता इतना तो सिंपल यहाँ पे ये लर्न कर लो कि CAG में कंसिडर द टेस्ट ऑडिट विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट एंड ऑडिटर्स एंड ऑल्सो फॉलो द रेलेवेंट रूल, रेलेवेंट सेक्शन ऑफ CAG एक्ट 1971। बस इतना, डन। यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। यस मैम। Audit of accounts of branch office of company, subsection 8, read with rule 12 of companies audit and auditors rule 2014, branch office in India। अगर ब्रांच ऑफिस इंडिया में है, कंपनी एक किसी कंपनी का ऑडिट करने गई, उसका एक ब्रांच ऑफिस भी है और वो ब्रांच ऑफिस इंडिया में ही है, वेयर अ कंपनी हैज़ अ ब्रांच ऑफिस, द अकाउंट्स ऑफ दैट ऑफिस शैल बी ऑडिटेड। तो जो दूसरी ब्रांच है वो ब्रांच इंडिया में ही है, उस ब्रांच का ऑडिट कौन करेगा? इनमें से कोई भी कर सकता है। The company's auditor appointed under section 139 or by any other person qualified for appointed as an auditor of the company under section 139। या तो सेम ऑडिटर भी करना चाहे वो कर सकता है, या फिर कोई दूसरा पर्सन भी कर सकता है जो कि ऑडिटर के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, है ना, CA इन प्रैक्टिस तो होना चाहिए। तो ब्रांच का ऑडिट कौन कौन कर सकता है? सेम ऑडिटर भी कर सकता है, कोई दूसरा ऑडिटर भी कर सकता है। ब्रांच ऑफिस अगर आउटसाइड इंडिया है तो इफ द ब्रांच ऑफिस इज सिचुएटेड इन the country outside India, the accounts of branch office shall be audited either by company's auditor or by an accountant or by any other person duly qualified to act as an auditor of the accounts। तो इसके अंदर क्या चीज़ इंक्रीज हो गई? अकाउंटेंट भी आ गया है यहाँ पे, ठीक है, अकाउंटेंट भी आ गया है, साथ में यहाँ पे विद इन द लॉज ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री के अकॉर्डिंग जो ऑडिटर है वो भी ऑडिट कर सकता है। ठीक है, आगे ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कंपनीज ऑडिटर विद रेफरेंस टू द ऑडिट ऑफ ब्रांच एंड द ब्रांच ऑडिटर, द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंपनीज ऑडिटर विद रेफरेंस टू द ऑडिट ऑफ ब्रांच एंड ब्रांच ऑडिटर इफ एनी शैल बी कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 to subsection 4 of section 143। ब्रांच ऑडिटर शैल सबमिट हिज रिपोर्ट टू द कंपनीज ऑडिटर। अंडरलाइन कर लो, ये ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? कंपनी के ऑडिटर को। द प्रोविजन रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय द ऑडिटर शैल ऑल्सो एक्सटेंड टू सच ब्रांच ऑडिटर टू द एक्सटेंड इट रिलेट्स टू कंसर्न ब्रांच। जो हमने फ्रॉड वाली बातें पढ़ी, लेस देन 1 करोड़ मोर देन 1 करोड़, वो ब्रांच ऑडिट पे भी अप्लाई होगी, उस कंसर्न ब्रांच पे भी अप्लाई होगी। आगे एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 143 टू कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरी सबसेक्शन 14। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल मुटाडिस मुटेंडिस अप्लाई टू कॉस्ट अकाउंटेंट। इस सेक्शन में ये जो हम बातें पढ़ रहे हैं ये सीधा सीधा अप्लाई एज इट इज अप्लाई होगा किस पे? कॉस्ट अकाउंटेंट पे भी जो कॉस्ट ऑडिट कर रहा है अंडर सेक्शन 148, और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस में भी जो कि सेक्रेटरियल ऑडिट कर रहा है अंडर सेक्शन 204। ठीक, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, ऑडिटर को ये वाली सर्विसेज नहीं करनी होती, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। An auditor appointed under this act shall provide to the company only such other service as are approved by the board of directors or the audit committee as the case may be। जो ऑडिट कमेटी ने और BOD ने अप्रूव करा है ना वो वाली सर्विसेज देनी है ऑडिटर को, उसके अलावा बट सच सर्विसेज शेल नॉट इंक्लूड, उसमें ये वाली सर्विसेज इंक्लूड नहीं होगी। of the any of the following services whether such services are rendered directly or indirectly to the company or its holding company or subsidiary company। कौन कौन सी सर्विस? खुद सोचो, ऑडिटर ऑडिट करने गया और वही बुक कीपिंग सर्विस दे रहा है, वही अकाउंटिंग कर रहा है, तो वो खुद के अकाउंटिंग बना करके खुद ही बुक कीपिंग करके उसका क्या ठीक से ऑडिट करेगा? नहीं करेगा, है ना।
तो ऐसी कुछ सर्विसेज जो इंडिपेंडेंसी को हैम्पर कर सकती है, वैसी सर्विसेज मना कर दी है ऑडिटर को करने के लिए। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, internal audit, design and implementation of information financial information system, actuarial services, investment advisory services, investment banking services, rendering of outsourced financial services, management services, any other kind of services as may be prescribed। इसको इस लिस्ट को मार्क करके लिख लो लर्न। देखो, अगर हमने किसी सीए इन प्रैक्टिस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के लिए हायर किया है, तो वो कॉस्ट ऑडिट का, कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है। हाउएवर नो अदर काइंड ऑफ सर्विसेज हैज बीन प्रेस्क्राइब, तो यहाँ पे लिखा था लास्ट पॉइंट एनी अदर काइंड ऑफ एस में भी प्रेस्क्राइब, तो कोई और सर्विसेज प्रेस्क्राइब नहीं करी गई अब तक। हेयर इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट एज पर द प्रोविजो टू सेक्शन 148 नो पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 में हम किसको अपॉइंट कर रहे हैं, ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स और वाइस वर्सा। मतलब हमने सेक्शन 139 में हम किसको अपॉइंट करेंगे, सीए इन प्रैक्टिस को अपॉइंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के लिए। तो ऐसा नहीं होगा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करा और हम उसी को बोल रहे हैं कि आप कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट करो, ऐसा नहीं हो सकता। वो जो हम सेक्शन 139 में हम जिसको हायर करते हैं, मतलब सीए को हायर करते हैं, वो कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट नहीं कर सकता, और ऐसा उल्टा अपोजिट में नहीं हो सकता, ये इसका ऑडिट नहीं कर सकता, ये इसका ऑडिट नहीं कर सकता। द टर्म डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली शैल इंक्लूड rendering of services by the auditor in case auditor being an individual either himself or through his relative। यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है, द ऑडिटर कौन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली का, यहाँ पर जो लिखा था ये रहा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये वाली सर्विसेज ऑडिटर नहीं दे सकता कंपनी को। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मीन्स इन केस ऑडिटर बीइंग इंडिविजुअल, अगर ऑडिटर जो अपॉइंट किया गया वो इंडिविजुअल ऑडिटर है, either himself or through his relative or any other person connected or associated with such individual or through any other entity whatsoever in which such auditor has significant influence। significant influence का मतलब क्या होता है, more than 20% or control or whose name or trademark or brand is used by such individual। In case auditor being a firm either himself or through any of its partner or through its parent, subsidiary or associate entity or through any other entity whatsoever in which the firm or any partner of the firm has significant influence or control or whose name or trademark or brand is used by the firm or any of its partner। ये रीड करो एग्जाम्पल नंबर 12। समझ नहीं आएगा तो बताना। प्रिया ये तो समरी गिवन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आगे ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट एक्सेट्रा, सेक्शन 145 कौन साइन करेगा ऑडिट रिपोर्ट, द सेक्शन 145 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 provides for auditor to sign audit report etc. The person appointed as an auditor of the company shall sign auditor's report or sign or certify any other document of the company in accordance with the provision of subsection 2 of section 141 in case of a firm including LLP। ठीक है, जिस ऑडिटर को कंपनी ने अपॉइंट किया था ना वो खुद साइन करेगा,
ऑडिटर की रिपोर्ट और सर्टिफाई करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स. द क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और मैटर which have an adverse effect on functioning of the company mentioned in the audit report shall be read before the company in general meeting and shall be open to inspection by any member of the company. तो अगर कोई एडवर्स इफेक्ट है ऑन फंक्शन ऑफ द कंपनी जो ऑडिटर को ऑडिट करते टाइम पता लगा, वो रीड आउट करेगा बिफोर द कंपनी इन जनरल मीटिंग. ऑडिटर रीड आउट करेगा एंड शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर. किसी, अंडरलाइन कर लो, एनी मेंबर, किसी भी मेंबर के लिए ओपन टू इंस्पेक्शन है ऑफ द कंपनी. वेदर एंटायर ऑडिट रिपोर्ट नीड टू रीड आउट, एंटायर ऑडिट रिपोर्ट नहीं, सिर्फ एडवर्स इफेक्ट वाले पॉइंट्स रीड आउट करने हैं. ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, ऑडिटर ऑब्वियसली अटेंड कर सकता है जनरल मीटिंग, लेकिन वो सिर्फ बोलेगा कब, जब उसके वाले पॉइंट्स पे डिस्कशन चल रहा होगा. किसी और पॉइंट्स पे डिस्कशन चल रहा होगा तो उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा. Section 146 of the Companies Act 2013 provides for auditor to attend general meeting. All notices of and other communication relating to any general meeting shall be forwarded to the auditor of the company. सारे नोटिफिकेशन, सारे कम्युनिकेशन होते हैं जनरल मीटिंग के, वो ऑडिटर को भी फॉरवर्ड किए जाएंगे और ऑडिटर जनरल मीटिंग अटेंड करेगा. ऑडिटर शैल अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी अटेंड ईदर बाय हिमसेल्फ, वो खुद से भी अटेंड कर सकता है, अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से भी अटेंड करवा सकता है. लेकिन अंडरलाइन कर लो, वो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव क्वालिफाई होना चाहिए टू बी एन ऑडिटर. ऐसा नहीं कि वो अपने आर्टिकल्स को भेज देगा वहाँ पे जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए. ठीक है, वो जो भी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा वो क्वालिफाई होना चाहिए टू बी एन ऑडिटर. सिर्फ वही जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है कंपनी की. द ऑडिटर शैल हैव राइट टू बी हर्ड एट सच मीटिंग और एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस विच कंसर्न हिम एज एन ऑडिटर. तो ऑडिटर की बात सुनी जाएगी कौन से वाले पार्ट पे, जो उससे कंसर्निंग है. ये करो एग्जाम्पल 13, इलस्ट्रेशन 14. हो गया. प्रिया आपका एक मिनट. कर लो. हो गया मैम. हो गया. इस पेनल्टी के सेक्शन पे भी इम्पोर्टेंट मार्क करो. Section 147 of the Companies Act 2013 provides with the punishment for contravention. समरी देख लो यहाँ पे. कंपनी लाइबल है, मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट 10,000 और 1 लाख. यहाँ पर कॉन्ट्रावेंशन कौन सा हो रहा है, कोई भी प्रोविजन सेक्शन 139 टू 146 लेकर के इस बीच में. ठीक है ना. तो कंपनी पे लगेगा 25,000 मिनिमम, मैक्सिमम 5 लाख और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 10,000 मिनिमम, मैक्सिमम 1 लाख. कॉन्ट्रावेंशन अगर ऑडिटर ने कॉन्ट्रावेंशन किया है, यहाँ पर भी मतलब मैंने बोला 147 ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. कंपनी पे भी पेनल्टी और ऑडिटर वाली पेनल्टी, और ऑडिटर वाली पेनल्टी तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. इफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी कॉन्ट्रावीन्स एनी प्रोविजन, तो उस पर क्या पेनल्टी लगती है, ये वाली पेनल्टी. मिनिमम 25,000, लोअर ऑफ 5 लाख और 4 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन. ठीक है. तो सेक्शन 139, 144 और 145 कॉन्ट्रावीन करता है कौन, ऑडिटर, तो मिनिमम उस पर 25,000 लगेगा एंड लोअर ऑफ 5 लाख और 4 टाइम्स ऑफ हिज रेम्यूनरेशन. पेनल्टी फॉर नोइंग और विलफुल कॉन्ट्रावेंशन, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, अगर विलफुल नोइंगली फ्रॉड किया है तो फिर नोइंगली कॉन्ट्रावेंशन करा है तो मिनिमम ऑफ 25,000, लोअर ऑफ 5 लाख और 8 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन एंड imprisonment for a term which may extend to 1 year. रिफंड ऑफ रेम्यूनरेशन, साथ में ऑडिटर को रिफंड करना पड़ेगा उसका रेम्यूनरेशन एंड पेमेंट ऑफ डैमेजेस. रिफंड ऑफ रेम्यूनरेशन रिसीव बाय हिम टू द कंपनी एंड, और एंड भी अंडरलाइन कर लेना, दोनों साथ में रिफंड भी करना है और डैमेजेस के लिए पे भी करना है कंपनी को.
statutory body को, authorities को, or to the member or creditors of the company for loss arising out of incorrect or misleading statement of particulars made in his audit report. For operation of subsection 3, subsection 4 empowers the central government to specify any statutory body or authority or an officer for ensuring prompt payment of damages. हटा दो इस नोट को. कॉन्ट्रावेंशन बाय ऑडिट फर्म, तो यहाँ पर क्या था, कॉन्ट्रावेंशन बाय ऑडिटर था, कॉन्ट्रावेंशन बाय ऑडिटर था. यहाँ पर क्या है, ऑडिट फर्म, कॉन्ट्रावेंशन बाय ऑडिट फर्म. Where in case of audit of the company being conducted by audit firm, it is proved that partner or partners of the audit firm has or have acted in a fraudulent manner or abetted or colluded in any fraud by or in relation or to by the company or directors or officers the liability. देखो ये तो ठीक है, फ्रॉड में आ जाते हैं वाले वर्ड्स, फ्रॉड किया कुछ. कॉल्यूडेड का एक्चुअली, कॉल्यूडेड का क्या मतलब होता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग आपस में मिल गए ना, मिल करके कोई फ्रॉड किया, ठीक है. जैसे सपोज हमने क्या करा था, कोई प्लान बनाया था और उसमें हमने स्टेप 1 किसी को करने के लिए दिया, स्टेप 2 किसी को करने के लिए दिया, स्टेप 3 किसी को करने के लिए दिया, स्टेप 4 किसी को करने के लिए दिया. तो हमने सोचा था कि हम अलग अलग ABCD अलग अलग लोग अपॉइंट करेंगे ना तो फ्रॉड नहीं होगा. लेकिन क्या हुआ, ये लोग आपस में मिल गए और इन्होंने मिलकर के फ्रॉड कर दिया. तो ये होता है कॉल्यूडेड. In any fraud by, in relation to or by the company or its director or officer the liability, whether civil or criminal, as provided in Companies Act 2013 or in any other law for the time being in force. For such act shall be the partner or partners concerned of the audit firm and of the firm jointly or severally. In case of criminal liability of an audit firm, in respect of liability other than the fine, concerned partner, यहाँ पर अंडरलाइन करो, concerned partner और partners, यहाँ पर भी concerned लिखा था, concerned partner और partners concerned, जिन्होंने एक्ट करा इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, वो लायबल होंगे फ्रॉड के लिए, ठीक है. सिंस द एक्ट, जिसमें भी फ्रॉड आता है वहाँ पे कौन से सेक्शन में लायबल हो जाते हैं, 447 में लायबल हो जाते हैं, ठीक है. तो अगर कॉन्ट्रावेंशन किया है ऑडिट फर्म ने, वहाँ पर लाइबिलिटी किसकी आएगी, पार्टनर्स, कंसर्न पार्टनर्स की लाइबिलिटी आएगी. और फ्रॉड के केस में क्या होगा, सेक्शन 447 लगेगा. सेक्शन 148, सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन. सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज. सेक्शन 148. देखो दो चीज़ें होती है यहाँ पे, एक हमारे बनते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड, दूसरे हमारे होता है कॉस्ट ऑडिट. अब ये डिसाइड होता है टर्नओवर के बेसिस पे कि कौन कॉस्ट रिकॉर्ड करवाएगा, और जो कॉस्ट रिकॉर्ड करवाता है वही कॉस्ट ऑडिट करवाता है. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है उनको कॉस्ट ऑडिट करवाना ही करवाना है, क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड की जो टर्नओवर होती है वो कम होती है, कॉस्ट ऑडिट की टर्नओवर ज़्यादा होती है, ठीक है. क्या ये बात समझ में आई या रिपीट, ठीक है. तो यहाँ पर अब कॉस्ट रिकॉर्ड सबसेक्शन 1 रीड विद रूल 3 एंड 5 ऑफ द कंपनीज रूल 2014. कॉस्ट रिकॉर्ड कौन प्रिपेयर करेगा, notwithstanding anything contained in the provision relating to audit and auditor, the central government may by order in respect of such class of companies engaged in production of such good or providing such services as may be prescribed. तो ये रूल में प्रेस्क्राइब किया गया है, जो उन गुड्स की और सर्विसेज की प्रोडक्शन करता है ना, जो कि रूल में प्रेस्क्राइब करी गई हैं वो गुड्स और सर्विसेज, उनका हमें कॉस्ट रिकॉर्ड प्रिपेयर करना होता है, ठीक है. डायरेक्ट दैट पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड शैल ऑल्सो इंक्लूड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. यहाँ से पढ़ो,
Central government shall, before issuing such order, in respect of any class of companies regulated under a special act concerned, regulatory body constituted or established under special act. अगर कोई भी बॉडी स्पेशल एक्ट के अंदर बनी हुई है तो हमें स्पेशल एक्ट को कंसल्ट करना होगा. फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 148 of the Act, Rule 3 of Companies Cost Record and Audit Rules 2014 provides the class of companies, including foreign company, engaged in production of goods or providing services in Table A, having an overall turnover from all its product and services of rupees 35 crore or more during immediately preceding financial year, shall include cost records and such products or services in the books of account. कॉस्ट रिकॉर्ड किनको प्रिपेयर करना होता है? उन कंपनीज को प्रिपेयर करना होता है जो ये वाले गुड्स और सर्विसेज बनाती है, और वो गुड्स और सर्विसेज हमें रूल में प्रेस्क्राइब करे गए हैं. दूसरी बात, रूल 3 में हमें ये बताया गया है कि वो कौन कौन से प्रेस्क्राइब्ड, क्या बोलते हैं, प्रेस्क्राइब्ड गुड्स एंड सर्विसेज है. तो गुड्स एंड सर्विसेज की अब पूरी टेबल तो नहीं गिवन हमें, पर हमें इतना बताया गया है कि दो इतनी कंपनीज होती हैं. 6 रेगुलेटेड सेक्टर्स होते हैं और 33 नॉन रेगुलेटेड सेक्टर होते हैं. 6 रेगुलेटेड सेक्टर टेबल ए में लिखे होते हैं, 33 नॉन रेगुलेटेड सेक्टर टेबल बी में लिखे होते हैं. तो इसके अंदर हमारे इस टेबल ए और टेबल बी के अंदर क्या है, हमारी वो गुड्स एंड सर्विसेज, वो वाले प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज जो उनको क्या करवाना है, कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है. ठीक है. अब उन रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स का ओवरऑल टर्नओवर सारे प्रोडक्ट से, ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज से कितना टर्नओवर होना चाहिए, 35 करोड़ और मोर ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. तो उन कंपनीज को क्या बनाना होगा, कॉस्ट रिकॉर्ड प्रिपेयर करना होगा. यहाँ पे हम कॉस्ट ऑडिट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉस्ट रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है, ये कहाँ लिखा है, सेक्शन 148 में लिखा है. 148 में क्या लिखा ना, प्रेस्क्राइब कर दिया, एज प्रेस्क्राइब्ड लिख दिया. उसके अंदर फिर हमारे पास आया रूल 3. रूल 3 के अंदर लिख दिए टेबल ए, टेबल बी. टेबल ए में ये 6 रेगुलेटेड सेक्टर और टेबल बी में 33 अनरेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर आते हैं. इन लोगों को क्या करवाना होता है, कॉस्ट रिकॉर्ड प्रिपेयर करने होते हैं. कॉस्ट रिकॉर्ड अब ओवरऑल टर्नओवर पे डिपेंड करते हैं, और ओवरऑल टर्नओवर क्या होना चाहिए, सारे प्रोडक्ट्स का टर्नओवर मिला दें, गुड्स का प्लस सर्विसेज का. तो वो कितने से ज़्यादा होना चाहिए, 35 करोड़ से, 35 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए हमारे पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में. तो उन कंपनी को क्या प्रिपेयर करना है, कॉस्ट रिकॉर्ड प्रिपेयर करना है. ठीक है. नॉट विथ स्टैंडिंग nothing contained in rule 3 shall apply to the company which is classified as micro enterprise, small enterprise, including as per criteria, turnover criteria under subsection 9 of section 7 of micro small and medium enterprise development act 2006. यहाँ पर अब rule 3, nothing contained in rule 3, रूल 3 के अंदर जो भी लिखा है वो शैल अप्लाई टू द कंपनी. नथिंग कंटेंड इन रूल 3 अप्लाई नहीं होगा किस पे, स्मॉल और माइक्रो कंपनीज पे, जो कि अब ये कंपनीज भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम. और वो किस टर्नओवर क्राइटेरिया पे डिफाइंड होती है, वो हमारे इस एक्ट में लिखा हुआ है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006. देखो यहाँ पर एक समरी दे दी. एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड किसको, डोमेस्टिक कंपनीज भी आती है इसमें, फॉरेन कंपनीज भी आती है. कौन सी वाली कंपनीज पे आता है, टेबल ए और टेबल बी वाली पे. ओवरऑल टर्नओवर कितना होना चाहिए, 35 करोड़ या उससे ज़्यादा, मोर देन और इक्वल टू 35 करोड़. कौन से वाले ईयर का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का. एग्जाम्पल से भी समझाया है. केस 1 में टेबल ए, टेबल बी, तो टेबल और बी का प्रोडक्ट मिलकर के कितने हो गए, 20. अदर प्रोडक्ट्स कितने हो गए, 10. तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 30 करोड़. हमारा एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए क्या होना चाहिए, 35 करोड़ या उससे ज़्यादा. तो यहाँ पे हो गया नो. यहाँ पर तभी ये मैंने बोला, यहाँ पर जो ये ऑल है ना, ऑल अंडरलाइन करो.
यहाँ पर ठीक है टेबल ए और टेबल बी, लेकिन हमें टर्नओवर क्राइटेरिया चेक करने के लिए अदर प्रोडक्ट्स को भी उसमें मिलाना होगा। हम टर्नओवर क्राइटेरिया सबका एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना है 30 करोड़, तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं लगता है यहाँ पे। डन। अब यहाँ पर सब में 35 करोड़ से ज़्यादा है तो इसलिए यस 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 यस। अब यहाँ पर 35 करोड़ से तो ज़्यादा है, बट हमारे रिकॉर्ड किसका बनाना है? रिकॉर्ड बनाना तो हमें टेबल ए और टेबल बी वाले का है। भले ही यहाँ पे अदर प्रोडक्ट में 40 आ गया, लेकिन हमें रिकॉर्ड तो इनका बनाना है ना, और यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो कॉस्ट रिकॉर्ड बनेगा ही नहीं। क्या ये टेबल एग्जाम्पल समझ में आ गया? यस मैम। मैम Form and manner of cost record. Every company covered by Rule 3 explained above. Every company covered by Rule 3 explained above under these rules, including all units and branches thereof, shall in respect of each of its financial year maintain cost record in form underline CRA 1. Cost record हमें किस फॉर्म में मेंटेन करना है? CRA 1 में. The cost record shall be maintained on regular basis in such manner as to facilitate calculation of per unit cost of production or cost of operation or cost of sale and margin for each of its product and activities of every financial year on monthly or quarterly or half yearly or annual basis. तो ये कैलकुलेशन हम एवरी ईयर मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं, एनुअल बेसिस पे कर सकते हैं। The cost record shall be maintained in such manner as to enable the company to exercise as far as possible control over various operation and cost to achieve optimum economies in utilization of resources, and these records shall be provide necessary data which is required to be furnished under these rules. आपने कॉस्टिंग तो पढ़ना शुरू कर दिया ना ग्रुप 2 में? हाँ, तो उसके अंदर वो सीखा होगा ना आपने, कॉस्ट शीट बनाना सीखा होगा। तो कॉस्ट शीट के अंदर क्या आता है? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके अंदर लेबर है ना, सारे खर्चे हम दिखाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, डायरेक्ट ओवरहेड्स वगैरह। हाँ, तो वही हम उसके अंदर यही देखना चाहते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम अपने कॉस्ट रिकॉर्ड को प्रिपेयर करते हैं। और कॉस्ट रिकॉर्ड प्रिपेयर कैसे होता है? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही कॉस्ट रिकॉर्ड प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट कॉस्ट ऑडिट। सबसेक्शन 2 to 7 read with rule 4 of the company's rule 2014 cost audit. If the central government is of the opinion that is necessary to do so, it may by order direct that audit of cost record of class of companies which are covered in aforesaid and which have a net worth of such amount as may be prescribed. अब यहाँ पर भी हमारे सेक्शन में क्या बोल दिया? as may be prescribed, net worth as may be prescribed, turnover as may be prescribed. As per subsection 4, audit conducted under this section, cost audit under section 148 shall be in addition to the audit conducted under section 143. उसके एडिशन में हो रहा है, सिर्फ कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा, या सिर्फ अगर हमारे टर्नओवर क्राइटेरिया में आती है कंपनी तो हमें फाइनेंशियल ऑडिट भी होगा, कॉस्ट ऑडिट भी होगा, दोनों होंगे। कॉस्ट स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग other statement to be annexed to the cost audit report shall be approved by BOD before they are signed on behalf of the board or any director authorized by the board for submission of cost auditor to report thereon. जो भी हम रिपोर्ट देंगे ना कॉस्ट ऑडिटर को बनाने के लिए, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, तो वो साइन होना चाहिए बाय द बोर्ड और एनी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। फिर हम सबमिशन करेंगे कॉस्ट ऑडिटर को उस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए। Sub rule 1 to rule 4 provides every company specified in item A of rule 3, मतलब वही item A मतलब table A of rule 3 shall be required to get its cost record audited. उन रिकॉर्ड को ऑडिट करना होगा in accordance with these rule if an overall, तो उन टेबल A वाले आइटम को हमें क्या करना होगा?
ऑडिट करवाना होगा, टेबल ए वाले आइटम को हमें ऑडिट करवाना होगा। टेबल ए में क्या आता है बताओ? किसमें? फिर से बोलना मैम, सुना नहीं मैंने। टेबल ए के अंदर क्या आता है? टेबल ए के अंदर याद रखो 6 रेगुलेटेड सेक्टर्स आते 6 हैं रेगुलेटेड सेक्टर्स आते हैं और टेबल बी में आता है 33 नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में लिखा है, कॉस्ट ऑडिट हमारे सेक्शन में, मतलब सेक्शन 148 में तो ये लिख दिया कि जैसा प्रेस्क्राइब किया गया है नेटवर्थ और जैसा प्रेस्क्राइब किया गया है रूल्स में टर्नओवर, उनको कॉस्ट ऑडिट करवाना है। ठीक है, अब वो प्रेस्क्राइब कहाँ किया गया है? सब रूल 1, 2, रूल 4 में हमें प्रेस्क्राइब किया गया है। उसके अंदर रूल 4 में हमें क्या प्रेस्क्राइब किया गया है कि टेबल ए वाले आइटम का हमें ऑडिट करवाना है। टेबल ए वाले आइटम जो कि रूल 3 में गिवन थे, उनका ऑडिट करवाना है, उनके रिकॉर्ड का ऑडिट करवाना है। अगर उनका ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ऑफ द कंपनी, अंडरलाइन सारे प्रोडक्ट को लेकर, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट में मतलब टेबल ए, टेबल बी प्लस अदर प्रोडक्ट, ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है आपका टर्नओवर, तो उन रिकॉर्ड का हमें ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ ये? एंड द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे इतनी बात तो ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एंड है, एंड मतलब दोनों क्राइटेरिया साथ में फॉलो होने चाहिए, ठीक है। ये 50 करोड़ वाली बात भी और ये जो नीचे लिखी है ये वाली बात भी। एंड द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर टू बी required to be maintained under rule 3 is ₹25 करोड़ और मोर। रिपीट कर रही हूँ, हम टेबल ए वाले आइटम्स का ऑडिट कब करवाएंगे? जब उनके पूरा टर्नओवर, सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज का टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा निकल के आएगा और साथ ही साथ हमारे इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज जिनका हमें कॉस्ट रिकॉर्ड प्रिपेयर करना था, ठीक है, उनका टर्नओवर 25 करोड़ या उससे ज़्यादा निकल के आएगा। ये दोनों चीज़ें साथ में जब इससे ज़्यादा आएगी 50 करोड़ और 25 करोड़ से जब ज़्यादा आएगी, तब हम टेबल ए वाले आइटम्स का कॉस्ट ऑडिट करवाएंगे। क्या समझ में आया? यस मैम, समझ गए। वेयर एज अब टेबल बी वाले आइटम का कब होगा ऑडिट? शैल गेट इट्स कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद दीज रूल इफ द ओवरऑल टर्नओवर यहाँ पे भी पहले किसका देखेंगे? सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, ठीक है। वो किससे ज़्यादा होना चाहिए? 100 करोड़ और उससे ज़्यादा। और फिर एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे उन वाले प्रोडक्ट और सर्विसेज का जिनका हमने कॉस्ट रिकॉर्ड प्रिपेयर किया था, वो 35 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तब हम टेबल बी वाले आइटम को का कॉस्ट ऑडिट करेंगे। देखो टेबल ए में क्या आते थे? रेगुलेटेड आइटम, नाम से ही पता लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेबल में नॉन रेगुलेटेड आते हैं, तो यहाँ पर कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? टेबल ए वाले ना। तो देखो तभी टेबल ए वालों का जो टर्नओवर क्राइटेरिया ना वो कम कर दिया है, और टेबल बी वाले आइटम का टर्नओवर क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है, 100 करोड़ से ज़्यादा और 35 करोड़ से ज़्यादा। इनका कम है, देखो ये वाला तो हाफ है, 50 करोड़ है, और ये कितना है? 25 करोड़ है। डन? यस मैम। है ना? और यहाँ पे दोनों के बीच में एंड लगा है, मतलब दोनों कंडीशन साथ में पूरी होनी चाहिए यहाँ पे। ये तो मैम खत्म हो जाएगा आज। कॉस्ट ऑडिट ही है ना लास्ट सेक्शन इसमें। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि थोड़े से पेजेस NFRA एन ऑडिटर, हाँ थोड़े से हैं पेजेस। फर्दर सब रूल 3 टू रूल 4 प्रोवाइड्स एक्सेप्शन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट। तो अब यहाँ पर ना बस ये 3 एक्सेप्शन है हमारे कॉस्ट ऑडिट के, ठीक है। द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट शैल नॉट अप्लाई टू द कंपनी विच इज कवर्ड इन रूल 3 एंड हुज रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड्स
75% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू। कंपनी बोल रही है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज लेकर के आ रहे हैं कंट्री में, और आप हमारे ऊपर कंप्लाइंस ज़्यादा कर रहे हो। अब हमें बोल रहे हो कॉस्ट रिकॉर्ड बनाओ, हमें बोल रहे हो आप कॉस्ट ऑडिट करवाओ। तो उन कंपनीज को एग्जेम्प्ट कर दिया कॉस्ट ऑडिट से, जिनका जो फॉरेन एक्सचेंज जो रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट जिनका 75% या उससे ज़्यादा, उसके टोटल रेवेन्यू का 75% तो वो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो कि ऑपरेट करते हैं SEZ में। SEZ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे कंट्री का ही कोई, हमारी इंडिया के अंदर ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, ऐसा समझो इंडिया है। अरे ये ना सर ने दिखाया भी था हमें कि मतलब जो इंडिया है ना, उसमें एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब कि बहुत सारी पूरी वर्ल्ड वाइड से अलग अलग कंपनीज होती हैं। और फिर उसमें क्या होता है, जैसे इंडिया के अंदर ही एक एरिया को ना डिक्लेयर कर दिया जाता है SEZ। तो SEZ के अंदर अगर हम कोई भी चीज़ें सामान भेजते हैं ना, तो वो एक्सपोर्ट के इक्विवेलेंट होता है, ड्यूटी नहीं लगती। हाँ, ये सर ने हमें ना दिखाया भी था, उसमें टैक्स में सर GST बता रहे थे। हाँ, तो टैक्स सर में ने ही दिखाया भी था। आता है, टैक्स में ही आता है, तो वो उसको बोलता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पर भी ये वही वाली बात हो गई, यहाँ पर एक तो एक्चुअल एक्सपोर्ट है, यहाँ पर एक्चुअल नहीं है, SEZ है। तो SEZ के अंदर कोई ऑपरेट कर रहा है तो उस पे से भी कॉस्ट ऑडिट हट गया, ठीक है। विच इज एंगेज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजप्शन थ्रू कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट फॉर द पर्पस टर्म। कैप्टिव जनरेटिंग मतलब खुद के ही कंजम्पशन के लिए, मतलब जैसे आप कोई भी गुड्स बना रहे हो, आप AC मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो और वो AC आप अपनी कंपनी में यूज़ कर रहे हो, ऐसे, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और वो खुद के ही कंजम्पशन उस कंपनी के लिए यूज़ हो रही है, तो ऐसी कंपनीज को लिए भी कॉस्ट ऑडिट क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। तीनों पॉइंट समझ में आ गए? अच्छा, एग्जाम्पल मैं अभी छोड़ रही हूँ, एग्जाम्पल ना आप होमवर्क में करना एक बार, फिर जब समझ में नहीं आएंगे तो मेरे से पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पूरी शॉर्ट समरी दे दी आपको यहाँ पे। कॉस्ट ऑडिटर, who can be appointed as cost auditor? Only cost accountant as defined in section 2 subsection 28 clause 28 of Companies Act 2030 can be appointed as cost auditor. होल टाइम प्रैक्टिस होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटेंट इंक्लूड फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, फर्म भी हो सकता है, इंडिविजुअल कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, LLP ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है। क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर क्या होती है, जो फाइनेंशियल ऑडिटर की होती है ना, वही होती है, जो हमने सेक्शन 148 में पढ़ा वही होती है, सेम होती है, ठीक है। Who shall appoint cost auditor? Rule 14 of Companies Rule 2014 provides that in case of a companies which are required to constitute audit committee, the board shall appoint, देखो जहाँ पर ऑडिट कमेटी बनानी है ऑडिट कमेटी अपॉइंट करेगी, जहाँ ऑडिट कमेटी नहीं बनानी तो बोर्ड अपॉइंट करेगा, ठीक है। बोर्ड शैल अपॉइंट एन ऑडिट कमेटी हु इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट और अ फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट एज कॉस्ट ऑडिटर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी। तो जहाँ पर ऑडिट कमेटी बनानी है ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन में बोर्ड अपॉइंट करेगा, जहाँ पर ऑडिट कमेटी द रेम्युनरेशन भी रिकमेंड कौन करेगा, ऑडिट कमेटी। जैसा हमने सेम फाइनेंशियल ऑडिटर में पढ़ा था ना, वही सेम चीज़ है यहाँ पर भी। वहाँ पर बस क्या होता था, CA इंडिविजुअल भी हो सकता है और फर्म भी हो सकता है, सेम यहाँ पर भी है। कॉस्ट अकाउंटेंट भी इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, LLP भी हो सकता है, ठीक है ना। मैनर एंड प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन, टाइम लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट, अब यहाँ पे देख लो। कॉस्ट ऑडिटर शैल विद इन 180 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर अपॉइंट द कॉस्ट ऑडिटर। हमें कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया, ये डिफरेंट है, 118 days में ईयर के स्टार्ट होने से कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर देना है। हमें कॉस्ट ऑडिटर से भी रिटर्न कंसेंट लेना है, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है जो हमने रिटर्न कंसेंट उससे लिया था, फाइनेंशियल ऑडिटर से भी लिया था, कि हमने दैट इंडिविजुअल और अ फर्म एज अ केस में भी एलिजिबल है अपॉइंटमेंट अंडर द एक्ट
cost and works accounted at 1959. Individual or firm as a case में भी satisfy the criteria in section 141 के criteria को satisfy करता है. Proposed appointment मतलब within the limits है, और कोई भी पिछली proceedings है वो भी उसने certificate में disclose करी है. ठीक है, वही है. Notice of appointment. Every company shall inform cost auditor concerned of his or her its appointment as such and file such appointment with CG within a period of 30 days of board meeting in which the appointment is made, or within a period of 180 days of commencement of the financial year, whichever is earlier. Notice of appointment हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है. एवरी कंपनी शैल इन्फॉर्म, एवरी कंपनी इन्फॉर्म करेगी कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, नोटिस एंड फाइल सच नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग. अंडरलाइन करो यहाँ से यहाँ तक 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग, और विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो भी पहले आएगा, ठीक है, उतने दिन में हमें सीजी को बता देना है. About the appointment of cost auditor, inform CRA 2. Tenure of appointment of cost auditor. Every cost auditor as such shall continue the capacity till the expiry of 180 days from the closure of the financial year till he submits the audit report for the financial which has been appointed. तो अगले साल के 180 दिन तक उसका अपॉइंटमेंट चलेगा उस कॉस्ट ऑडिटर का. ठीक है. या फिर टिल ही सबमिट्स द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट. ईयर खत्म हुआ, उसका टेन्योर कब खत्म होगा, या तो 180 दिन तक अगले साल के, या फिर जब उसने अब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी सिर्फ तब तक. उसने यहाँ कर दी तो यहीं खत्म हो जाएगा. डन. समझ में आ रहा है ना? जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा? नहीं मैम, सही समझ में आ रहा है. रिमूवल ऑफ कॉस्ट ऑडिटर. प्रिया, Yes, ma'am, आ रहा है. cost auditor appointed under these rule as may be removed from his office before the expiry of the office term through a board resolution after giving reasonable opportunity of being heard to the auditor and recording the reasons for such removal in writing. ये भी वही सेम है. ठीक. CRA 2 to be filed for intimating the appointment of another. दूसरा कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए हम CRA 2 फाइल करेंगे. फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर. तो कितने दिन में कैजुअल वैकेंसी हो जानी चाहिए खत्म? 30 दिन के अंदर अंदर. कॉस्ट ऑडिटर टू कंप्लाई विद कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. फाइनेंशियल ऑडिटर को स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग कंप्लाई करने होते हैं, SCS कंप्लाई करने होते हैं. वैसे ही कॉस्ट ऑडिटर को कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लाई करना होता है. द ऑडिटर कंडक्टिंग cost audit shall comply with the cost auditing standard. Here the expression cost auditing standard जहाँ इस एक्ट में जो लिखे गए cost and works accounted act 1959. आगे cost audit report. Form and timing of to submit cost audit report. The report of the audit of cost record shall be submitted by cost accountant to board of directors of the company. Every cost auditor who conducts an audit of cost record of a company shall submit cost report along with his or its reservation or qualification or observation or suggestion in form CRA 3. तो कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट किस फॉर्म में सबमिट करेगा? CRA 3 में सबमिट करेगा. एवरी कॉस्ट ऑडिटर शैल फॉरवर्ड हिज ड्यूली साइंड रिपोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर. खत्म होने के बाद 31 मार्च को ईयर खत्म होगा, उसके बाद 180 दिन का टाइम है उसको रिपोर्ट सबमिट करने का, है ना. 180 दिन का मैक्सिमम टाइम होता है. जल्दी सबमिट कर दी तो जल्दी उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, वही जो भी हमने इससे पहले रीड करा. तो उतना ही उसका टाइम होता है कॉस्ट रिपोर्ट सबमिट करने का. आगे फिलिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट. द कंपनी शैल फिलिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट. अब ऑडिट रिपोर्ट हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सबमिट करेंगे. जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट को फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्म एक्सटेंसिबल, तो जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं ना, तो वो XBRL फॉर्मेट में करते हैं, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज. इस
लैंग्वेज में हम सबमिट करते हैं. कंपनी शैल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट. तो जब भी हम कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने का टाइम मैक्सिमम क्या है 180, कम टाइम में भी हो सकती है. तो जब भी रिपोर्ट आई उसके 30 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजनी है. फर्निश सेंट्रल गवर्नमेंट विद सच रिपोर्ट along with full information and explanation on every reservation qualification contained therein. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Rule 4 of the companies provide the company which is required to furnish cost audit report and other document to the central government under subsection 6 of section 148 of the act and rules made thereunder shall file such report using XBRL taxonomy given in Annexure 3 on or after 1st April 2014. ये जो XBRL ये 2014 के बाद आया, तो 2014 के बाद से हमें XBRL फॉर्मेट में ही सबमिट करना होता है इन फॉर्म CRA 4. तो यहाँ पर ये दो वर्ड अंडरलाइन कर लो, XBRL टेक्सोनॉमी और CRA 4. हमने चारों फॉर्म्स अलग अलग जगह पढ़े, उनकी समरी गिवन है. CRA 1 में क्या होता है, मैनर इन विच कॉस्ट रिकॉर्ड टू बी मेंटेन, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं. CRA 2 में क्या होता है, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, जो हम कॉस्ट ऑडिटर कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को बताती है कि कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो गया. किस फॉर्म में, CRA 2 में. कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट CRA 3 में होता है और फाइलिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट CRA 4 में होता है. ठीक है. If any default in complying with the provision of section 148, the company and every officer of the company who is in default shall be punishable, जो कि section 147 में लिखा था. कॉस्ट ऑडिट के ऊपर भी वही सेम सेक्शन लगेगा 147 वाला, हमने पढ़ लिया 147. NFRA and auditor. NFRA and auditor. Monitoring and enforcing compliance with auditing standard. तो NFRA 2018 empowers NFRA for the purpose of monitoring and enforcing compliance with auditing standard under the act by the company or body corporate governed under Rule 3. NFRA में review working papers. Working papers क्या होते हैं, जिस पे मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट प्लान बनाया है या फिर अदर ऑडिट डॉक्यूमेंट्स, उसको रिव्यू कर सकता है NFRA. इवैल्यूएट सफिशिएंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द ऑडिटर एंड द मैनर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सिस्टम बाय ऑडिटर. अगर आपने ऑडिट में पढ़ा होगा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए भी क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं हमने ऑडिटिंग में, है ना. तो उसको भी इवैल्यूएट कर सकता है कौन, NFRA. परफॉर्म सच अदर टेस्टिंग ऑफ ऑडिट सुपरवाइजरी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर ऑफ ऑडिटर एज मे बी कंसर्न नेसेसरी और अप्रोप्रिएट. तो परफॉर्म सच अदर टेस्टिंग ऑफ ऑडिट, NFRA क्या कर सकता है, ऑडिट को टेस्ट भी कर सकता है. तो रिव्यू कर सकता है वर्किंग पेपर, इतना अंडरलाइन करो. इवैल्यूएट कर सकता है सफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम और परफॉर्म सच अदर टेस्टिंग ऑफ ऑडिट. सुपरवाइज कर सकता है, क्वालिटी कंट्रोल को चेक कर सकता है, उसके प्रोसीजर्स को चेक कर सकता है. रूल 8 फर्दर प्रोवाइड्स दैट NFRA may require an auditor to report its governance practices and internal processes designed to promote audit quality, protect its reputation, reduce risk including risk of failure of the audit, and may take such action on report as may be necessary. तो NFRA का ये सब काम होता है. सीक एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या कोई सेपरेट रिपोर्ट कंटेनिंग प्रोप्राइटरी एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वेयर NFRA finds has a reason to believe that any law, professional or other standard has may be violated. तो अगर NFRA ने चेक करा और NFRA को पता लगा कि कोई भी हमने स्टैंडर्ड को वायलेट किया है, ऑडिटर ने वायलेट किया है, तो वो फिर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा. आपने देखा होगा, देखो ऑडिट में क्या होता है, ऑडिट में स्कोप पढ़ते हैं हम. तो स्कोप के अंदर लिखा होता है कि ऑडिटर का काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं होता. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, NFRA करता है. ऑडिटर को अगर कुछ भी चीज़ पता लगती है तो वो बस उस पर अपना ओपिनियन देने का काम होता है ऑडिटर का. इन्वेस्टिगेशन करने का काम उसका नहीं होता. फिर अगर कुछ भी चीज़ हुआ है तो वो चेक बाद में कौन करेगा, NFRA करेगा. इन्वेस्टिगेशन करने का काम किसका है, NFRA करेगा.
NFRA shall perform its monitoring and enforcement activities through its officers or expert. फिर NFRA अपने ऑफिसर और अपने एक्सपर्ट्स भेजेगा, पब्लिश करेगा अपने फाइंडिंग relating to non-compliance on its website and such other matters considered fit unless has reason to do so in public interest and records the reason in writing. NFRA shall not publish, वो बाकी सब पब्लिश करेगा लेकिन कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं करेगा. Overseeing the quality of services and suggesting measure for improvement. On the basis of its review, NFRA may direct the auditor to take measure for improvement of audit quality, including changes in audit process, quality control, audit report, specify detailed plan within time limits. It shall be the duty of auditor to make required improvements and send a report to NFRA. ऑडिटर का काम क्या है? NFRA ने पहले रिव्यू करा और रिव्यू करके ऑडिटर को डायरेक्ट करा कि उसको क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए अपने ऑडिट प्रोसेस में, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए. उसके बाद ऑडिटर की ड्यूटी है, ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? उस इम्प्रूवमेंट को करने के बाद रिपोर्ट करेगा वो NFRA में कि किस तरीके से उसने उसके डायरेक्शंस के साथ कंप्लाई किया. NFRA फिर मॉनिटर करेगा उसके इम्प्रूवमेंट्स को मेड बाय द ऑडिटर एंड टेक सच एक्शन एज इट मे डीम फिट डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रेस. और फिर उसके एक्शंस को मॉनिटर करेगा और फिर जो भी एक्शंस लेने हैं उसके प्रोग्रेस पे वो लेगा कौन? NFRA. NFRA में रेफर केसेस विद रिगार्ड टू ओवरसीइंग द क्वालिटी. NFRA जो क्वालिटी को छोड़ रहे हैं ना, मतलब क्वालिटी को ध्यान में नहीं दे रहे जो ऑडिटर, उस केसेस को देखने का काम किसका है? NFRA का. Of auditor of the company and bodies corporate referred in Rule 3 to Quality Review Board constituted under Chartered Accountant Act 1949 और call for any report. और NFRA चाहे तो रिपोर्ट मांग सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकता है of such auditor or company or body corporate from the board as it may deem appropriate. NFRA may take assistance of expert. expert से भी assistance मतलब help ले सकता है उन चीज़ों को मॉनिटर करने में, ओवरसी करने में. Filling of return with NFRA. Rule 5 requires every auditor of class of companies and bodies corporate governed by NFRA shall file return with the authority that is NFRA on or before 30th November every year in form NFRA 2. तो रिटर्न हमें कौन से फॉर्म में फाइल करनी है? NFRA 2 में. हो गया चैप्टर. अब बीच में कोई कोई इलस्ट्रेशन और एक दो न्यूमेरिकल एग्जांपल छोड़े ना, वो करने के साथ साथ इसका ये टेस्ट ऑफ MCQ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ये सब करके रखना नेक्स्ट क्लास से पहले. ठीक है? नेक्स्ट क्लास में बस डाउट्स पूछना और पूरा का पूरा चैप्टर भी एक बार रिवाइज कर लेना, पेज पलट पलट के हर एक टॉपिक को देख लेना. जो भी डाउट्स होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है? ओके मैम. अभी के लिए आज की क्लास में कोई डाउट? कॉस्ट ऑडिट वाला थोड़ा जल्दी जल्दी किया हमने, बट वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लिमिट्स वगैरह है ना. हाँ, बट डाउट तो नहीं है, समझ तो आ गया क्योंकि मतलब थोड़ा ऑडिट में पढ़ा हुआ है ना, तो इसलिए ये इजी लगा ये चैप्टर. हाँ, ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है, बस वो लिमिट वगैरह डिफरेंट है. उसमें टेबल A, टेबल B वो सब थोड़ा डिफरेंट है. हाँ थोड़ा, लेकिन इसके अलावा एक ऑडिटिंग पढ़ी हुई है तो फिर इजी सा मिल सकता है. चलो लीव कर दूँ, बंद कर दूँ क्लास? हाँ जी. मैम ऐसे क्या होता है?